सूरज और नताशा का इकलौता बेटा अरुण विवाह के 10 वर्ष के पश्चात नताशा के गर्भ में आया था। इसके लिए उन्होंने मंदिर मंदिर जाकर भगवान के आगे माथा टेका था। न जाने कितनी मानता रखी थी, तब जाकर भगवान नींद से जागे और उन्हें माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपने सीमित साधनों में भी वो उसके लिए जितना कर सकते थे उससे ज़्यादा ही कर रहे थे। अरुण बड़े ही लाड प्यार से बड़ा हो रहा था। सूरज और नताशा उसे अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे थे, अच्छे से अच्छे संस्कार भी दे रहे थे। अरुण धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। वो भी अपने माता पिता पर जान छिड़कता था। स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद उसे बहुत ही अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश भी मिल गया, जहां उसकी मुलाकात अर्पिता से हुई, जो उसी की क्लास में थी। अर्पिता को देखते ही अरुण के मन में प्यार की धीमी धीमी आवाज़ें आने लगी कि यही तो है वो जिसके साथ तू अपना जीवन बिता सकता है। अरुण ने शीघ्र ही अर्पिता के साथ दोस्ती भी कर ली। अर्पिता को भी अरुण का साथ अच्छा लगने लगा था और जल्द ही उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। एक दिन अरुण ने कहा, अर्पिता मेरे घर चलोगी? तुम्हें मैं अपने मम्मी पापा से मिलवाना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल चलूँगी अरुण, बोलो कब चलना है? चलो आज ही चलते हैं। हाँ ठीक है। अर्पिता अरुण के साथ उसके घर आ गई। वहाँ सूरज और नताशा से मिली। उसके बाद उसका उनके घर आना जाना शुरू हो गया था। वो अक्सर आकर नताशा को काम में मदद कर देती, खुद ही चाय बनाकर ले आती और उसके साथ बैठकर मीठी मीठी बातें भी करती। नताशा को भी उसका ये अंदाज बहुत ही अच्छा लगता था। नताशा समझ तो गई थी कि ये प्यार का चक्कर है, लेकिन अपने मुंह से उन्होंने कभी कुछ नहीं पूछा। हमेशा अरुण की दोस्त के रूप में ही उससे मिलती रही। अरुण ने भी अभी घर पर अर्पिता के विषय में ज़्यादा कुछ नहीं बताया था। उसका परिचय एक बहुत अच्छी दोस्त के रूप में ही करवाया था। वो अपनी नौकरी लगने का इंतज़ार कर रहा था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी होते ही उसे एक कंपनी में नौकरी भी मिल गई। नौकरी मिलने के बाद अरुण सोचने लगा कि अब यही सही समय है विवाह करने के लिए। माँ को भी कंपनी मिल जाएगी। ऐसा सोचकर उसने एक दिन अपनी माँ से पूछा, माँ आपको अर्पिता कैसी लगती है? क्यों, तू ऐसा क्यों पूछ रहा है? अच्छी लड़की है तो अच्छी ही लगेगी ना? नहीं माँ, मेरे पूछने का मतलब है। क्या मतलब है अरुण? मतलब आपको बहू के रूप में वो कैसी लगती है? अरे मुझे बहू के रूप में कैसी लगती है इस बात से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि तुझे पत्नी के रूप में वो कैसी लगती है। तुझे अच्छी लगती है इसका मतलब मुझे भी अच्छी लगती है। तू बता, तुझे पत्नी के रूप में? हाँ माँ, हम दोनों प्यार करते हैं और अब शादी करना चाहते हैं। ठीक है अरुण, हम तो बहुत खुश हैं। हम तो पहले से ही जानते थे, बस इंतज़ार कर रहे थे कि तू कब बताएगा, कब अर्पिता को दुल्हन बनाकर अपने घर लाएगा और कब मेरा इंतज़ार पूरा होगा। अब हमें उसके मम्मी पापा से भी तो बात करनी पड़ेगी ना। ऐसा करते हैं, हम उन्हें खाने पर बुला लेते हैं। अपनी माँ को इतना खुश देखकर अरुण फूला नहीं समा रहा था। वो सोच रहा था कि चलो उसकी पहली मंजिल तो तय हो गई। माँ खुश है तो पापा भी खुशी से इस रिश्ते को स्वीकार कर लेंगे। तभी नताशा ने कहा, पता नहीं अरुण, अर्पिता ने उसके पापा मम्मी को बताया भी होगा या नहीं। माँ, जैसे आप मेरे बोले बिना ही सब जान जाती हैं, वैसे ही उसके मम्मी को भी इस बात का अंदाज़ा है। आप लोगों की नज़रों से भला कहाँ कुछ छिप सकता है। वैसे वो भी आज ही बात करने वाली है। उसके पापा मम्मा हाँ ही बोलेंगे। अर्पिता ने बताया है, काफ़ी सुलझे हुए इंसान हैं उसके पापा। उधर अर्पिता ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी
मुझे आपको कुछ बताना है और पूछना भी है। अर्पिता की मम्मी शीला ने हंसते हुए कहा, अर्पिता, मुझे भी अरुण पसंद है और कुछ बताना है। मम्मी, आपको कैसे पता? बेटा, माँ हूँ तुम्हारी। तुम्हें क्या लगता है पिछले 2 सालों से तुम्हारे मन में जो खिचड़ी पक रही है, क्या मैं नहीं जानती? बेटा, मुझे तो तुम्हारे प्यार की भीनी भीनी खुशबू कब से आ गई थी। मैंने तुम्हें रोकना टोकना ठीक नहीं समझा, क्योंकि अरुण तो मुझे भी शुरू से ही बहुत पसंद है। बाकी अपनी मर्यादा तो तुम खुद भी जानती हो, इतना तुम पर मुझे विश्वास है। अर्पिता ने आई लव यू मम्मा कहते हुए शीला को अपने सीने से लगा लिया। फिर उसने चिंतित होते हुए पूछा, लेकिन मम्मी, क्या पापा मान जाएंगे? उन्हें भी पता है बेटा, हमारी इस मामले में बात हो चुकी है। हम तो तुम्हारे मुंह से सुनने का इंतज़ार कर रहे थे। इतने में ही अर्पिता के पास अरुण की माँ नताशा का फ़ोन आया। अर्पिता ने फ़ोन उठाया और कहा, हेलो आंटी। आंटी नहीं अर्पिता, अब तो तुम माँ कह सकती हो। अर्पिता शर्मा गई और बोली, ठीक है माँ। अर्पिता, तुम्हारी मम्मी से बात कराओ बेटा। जी माँ, देती हूँ। शीला को फ़ोन देते हुए अर्पिता ने कहा, मम्मा, अरुण की माँ का फ़ोन है। हेलो नताशा जी, कैसी हैं आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ शीला जी। आज शाम का खाना हम साथ में करेंगे। मैंने आपको इसीलिए फ़ोन किया है। क्या आप लोग आएंगे? अरे बिल्कुल नताशा जी, हम ज़रूर आएंगे। वैसे आपको भी अर्पिता ने बता तो दिया ही होगा ना? जी हाँ, आज ही उसने अपने मुंह से बताया है, लेकिन मैं तो पहले से ही जानती थी कि इन दोनों के बीच प्यार की खिचड़ी पक रही है। सुनकर नताशा हंस दी और कहा, चलिए फिर शाम को मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय। दोनों परिवारों ने मिलकर सब कुछ तय कर लिया और चट मंगनी पट ब्याह दोनों का हो गया। अर्पिता तो पहले से ही घर आती जाती थी। उसके व्यवहार को देखकर नताशा तो बहुत खुश थी। वो जानती थी कि उन्हें एक बहुत ही प्यारी बच्ची बहू के रूप में मिली है, जिसे वो हमेशा बेटी की तरह प्यार से रखेंगी। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जैसा हम सोचते हैं सब कुछ वैसा ही हो। विवाह हुआ और विवाह के बाद सब कुछ बदल गया। अर्पिता एकदम अलग लग रही थी। जैसा वो पहले दिखती थी वैसा अब उसके अंदर कुछ भी नहीं था। उसे तो सिर्फ अपना पति अरुण ही इस घर में चाहिए था। नताशा और सूरज की मौजूदगी उसे हमेशा ही खलती रहती थी, जबकि वे दोनों उसके जीवन में कभी बाधक नहीं बनते थे। वो नताशा से ढंग से बात नहीं करती, उनकी बातों का जवाब भी नहीं देती और उनका अपमान भी करती थी। वो ये उस समय करती थी जब अरुण घर पर नहीं होता था। अर्पिता के ऐसे व्यवहार के बावजूद भी नताशा हमेशा उस पर प्यार लुटाती रही, ये सोचकर कि प्यार के आगे तो हर इंसान झुक जाता है, पत्थर दिल भी पिघल जाता है। नताशा जैसा चाह रही थी वैसा कुछ भी ना हो पाया। अर्पिता का व्यवहार दिन ब दिन और भी बुरा होता चला गया। रात को वो अरुण की बाहों में जाकर झूठे मनगढ़ंत किस्से उसे सुनाती रहती। आज माँ ने ऐसा कहा, आज माँ ने वैसा कहा। वो नताशा की शिकायत करती ही रहती थी। अरुण को अर्पिता की बातों पर विश्वास नहीं होता था, क्योंकि वो तो अपनी माँ को जानता ही था। उसे पता था माँ ऐसा कभी नहीं करेंगी, लेकिन अर्पिता आखिर चाहती क्या है? क्या अलग होने के लिए वो ये सब रायता फैला रही है? अर्पिता के मन में उठे हुए तूफान को अरुण समझ रहा था, इसलिए अरुण और अर्पिता के बीच धीरे धीरे झगड़े शुरू हो गए। ये झगड़े कुछ ही दिनों में रात से दिन तक और कमरे से पूरे घर तक अपनी मौजूदगी दिखाने लगे। नताशा और सूरज के कान जब ये सब सुनते तो उनकी आंखें आंसू बहाने लगती थी। मन दुखी हो जाता और वे दोनों मजबूर हो जाते कि
करें तो अब क्या करें। इसी कश्मकश में कुछ और दिन बीते। घर में शांति नहीं थी, प्यार नहीं था। एक दिन नताशा ने सूरज से कहा, सूरज, अगर हमारी वजह से हमारे बेटे के जीवन का सुख और सुकून छिन रहा है तो फिर हमें उनसे दूर हो जाना चाहिए। सूरज भी सब कुछ जानता था। उन्होंने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम अरुण और अर्पिता से कह देते हैं कि अगर उन्हें हमारा साथ पसंद नहीं तो फिर और कहीं अपने लिए घर देख लें। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? हम ऐसा कैसे कह सकते हैं भला? क्यों नहीं कह सकते नताशा? ये घर हमारा है, मेरे खून पसीने की कमाई का। इसे छोड़कर हम भला कहाँ जाएंगे और क्यों जाएंगे? नहीं सूरज, ये तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि हम उन्हें अपने घर से निकाल रहे हैं। नताशा, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, गलत भी सोच रही हो। सूरज, मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से बच्चों का जीवन नरक बन जाए। देखो, अरुण कभी भी हमसे अलग नहीं होगा। कितना प्यार करता है वो हमको, लेकिन इस वक्त वो भी तो मजबूर है बेचारा। करे भी तो क्या करे? एक तरफ कुआं है तो एक तरफ खाई। न हमें छोड़ सकता है और ना ही उसे। मुझे डर है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उन दोनों के झगड़े बढ़ते बढ़ते कहीं तलाक तक न पहुंच जाएं। ये घर तो बहुत बड़ा है, 3 बेडरूम है। हमें इतने बड़े घर की क्या ज़रूरत है? फिजूल में सफाई का झंझट रहेगा। हमारे लिए तो एक रूम, किचन, हॉल ही काफ़ी है। सूरज दंग होकर अपनी पत्नी को देखे ही जा रहा था। सोच रहा था कि एक माँ का दिल कितना बड़ा और कितना त्याग से परिपूर्ण होता है। आखिर सूरज को नताशा के आगे झुकना पड़ा और उसका निर्णय मानना ही पड़ा। उन्होंने अरुण को बताए बिना अपने लिए मकान ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन सूरज और नताशा स्कूटर से घूमते हुए काफ़ी दूर निकल आए, जहां वो कभी भी नहीं जाते थे। उस रास्ते पर एक वृद्धाश्रम था, जिस पर उसका नाम लिखा था, आसरा वृद्धाश्रम। सूरज के पांव अपने आप ही वहां पर ठहर गए। वो ध्यान से उसी तरफ देख रहे थे। उन्होंने कहा, नताशा, चलो ना अंदर चलकर देखते हैं, देखें तो यहाँ क्या व्यवस्था रहती है। नताशा ने कहा, ये आप क्या सोच रहे हैं? क्या अब हम वृद्धाश्रम में रहेंगे? चलकर देखो तो सही। सूरज की बात मानकर नताशा अंदर वृद्धाश्रम में आ गई। वहाँ उन्होंने देखा एकदम साफ सफाई थी और कहीं से हंसने और बातें करने की आवाज़ें भी आ रही थी। दोनों रिसेप्शन पर पहुँचे। वहाँ एक लड़की बैठी थी जिसका नाम था दिव्या। सूरज और नताशा को देखते ही दिव्या खड़ी हो गई और बोली, आइए अंकल आंटी। कुर्सी की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, बैठिए। कुर्सी पर बैठते हुए सूरज ने पूछा, इतना हंसने और बातें करने की आवाज़? अरे अंकल, हमारे यहाँ का माहौल बहुत ही खुशियों से भरा होता है। सब अपने दर्द को भूलने के लिए ही तो यहाँ पर आते हैं। घंटों बैठकर बातें करते रहते हैं साथ में। सुबह प्राणायाम करते हैं, फिर सब साथ में नाश्ता भी करते हैं। कुछ देर अपने कमरे में जाकर नित्य के सारे काम निपटाते हैं। दोपहर के खाना खाने के बाद सब आराम भी करते हैं। शाम को साथ में घूमने जाते हैं, एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं। नताशा ने पूछा, इन्हें यहाँ रहने का दुख नहीं होता? नहीं आंटी, दुख से भागकर ही तो ये यहाँ आते हैं, अपना अकेलापन दूर करने, अपना तनाव दूर करने। कुछ लोग परेशान होकर यहाँ आए हैं, लेकिन कुछ खुशी से आए हैं। खुशी से? नताशा ने प्रश्न किया। हाँ आंटी, उनके बच्चे विदेशों में जाकर बस गए हैं। उन्हें अपने साथ ले जाना चाहते हैं, पर ये लोग जाना नहीं चाहते। बच्चे उन्हें अकेले रहने देना नहीं चाहते, इसलिए यहाँ आ गए हैं। उनके बच्चे हमेशा यहाँ पैसे भेजते रहते हैं, सिर्फ अपने माता पिता के लिए ही नहीं, अपितु जो सक्षम हैं वे लोग ज़्यादा धनराशि देकर हमारे वृद्धाश्रम की सहायता भी करते हैं।
लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी हैं जो सताए हुए हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो भगाए गए हैं। अपना मकान पुत्र मोह में उनके नाम करने वाले बदकिस्मत भी यहाँ हैं। कहते हुए दिव्या थोड़ी भावुक हो गई। अपने आप को संभालते हुए उसने कहा, बोलिए अंकल, मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकती हूँ। नहीं नहीं बेटा, हम तो इधर से गुजर रहे थे तो बस यूं ही देखने आ गए। ठीक है, अब हम चलते हैं। नताशा ने कहा, ठीक है आंटी, अगर भविष्य में कभी भी हमारे लायक कोई काम हो तो ज़रूर कहिएगा। ठीक है बेटा, तुमसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। बाहर निकलने से सूरज ने कहा, नताशा, एक रूम किचन के छोटे से घर में अकेले रहने से अच्छा है यहाँ हम अपनी उम्र के लोगों के साथ रहें। क्या कहती हो तुम? मुझे भी वहाँ काफ़ी सकारात्मक लग रही थी। सब कुछ अच्छा लग रहा था। मुझे लगता है तुम सही सोच रहे हो। वृद्धाश्रम के हंसी खुशी के माहौल को देखकर नताशा खुश थी। यह देखकर सूरज ने पूछा, क्या कहती हो नताशा, तो छोड़ दें उस घर को? हाँ, लेकिन अरुण नहीं मानेगा। उसके लिए हमारा ये फैसला बहुत ही दुखदाई होगा। मैं उसके सामने ये कभी नहीं कह पाऊंगी, नताशा ने दुखी होते हुए कहा। मैं जानता हूँ नताशा, जब वो टूर पर जाएगा हम तब शिफ्ट होंगे और जब वो हमसे मिलने आएगा तब मैं उसे समझाऊंगा कि इसी में हम सबकी भलाई है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, इसी में हम सबकी भलाई है। कहते हुए नताशा की आंखों में आंसू छलक आए, जिन्हें वो काफ़ी समय से अंदर रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो माने ही नहीं। सूरज ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, रो मत नताशा, शायद हमारे भाग्य में यही लिखा है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। मैं तो हर वक्त घर पर ही था, मैं सब जानता हूँ। तुमने कितनी कोशिश की है। खैर छोड़ो, रोना बंद करो और हिम्मत से काम लो। अगले हफ्ते लगभग 4-5 दिनों के बाद शुक्रवार के दिन अरुण अपने टूर पर जा रहा था। तब नताशा उसके पास गई और उससे पूछा, अरुण बेटा कब वापस आएगा? माँ, 5 दिन का टूर है। क्यों माँ, क्या हो गया? आप उदास लग रही हो, क्या बात है बताओ ना। तबीयत तो ठीक है? हाँ बेटा ठीक है, बस मन थोड़ा भारी हो रहा था। अरुण ने पूछा, माँ टूर कैंसिल कर दूं क्या? कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, मैं ठीक हूँ, पर मुझे आपकी चिंता लगी रहेगी। कहते हुए अरुण ने उन्हें सीने से लगा लिया। तब तक सूरज भी वहाँ आ गए और वो भी बिना कुछ कहे अरुण के गले लग गए। अर्पिता ये दृश्य देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, वाह, बड़ा प्यार लुटाया जा रहा है एक दूसरे पर। सोचते हुए वो वापस रसोई में चली गई। उसके बाद अरुण अपने टूर पर चला गया। नताशा ने अरुण के जाने के बाद 2 सूटकेस निकाले और दोनों के कपड़े और कुछ जरूरी सामान रखना शुरू कर दिया। अर्पिता ने ये देख लिया लेकिन कुछ पूछ ना सकी। नताशा ने पूरी तैयारी कर ली थी। उसके बाद वो घर के हर कमरे को जाकर देख रही थी जहां उसने अपना पूरा जीवन बिताया था। सुख दुख सब कुछ इन्हीं 4 दीवारों के अंदर महसूस किया था। आज उसी 4 दीवारी को छोड़ते समय हर कमरे के अंदर उसके आंसू टपक रहे थे। पूरा जीवन ही कुछ पलों में उसकी आंखों में दृष्टिगोचर हो गया था। उसके बाद वे अर्पिता से मिले बिना ही, कुछ भी कहे बिना, जब वो स्नान करने गई थी, घर से निकल गए दोनों। घर की तरफ देखकर दोनों ने अंतिम प्रणाम किया। तभी सूरज ने नताशा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, नताशा अब चलो भी, मोह माया जितनी भी इस घर से है अब तुम्हें छोड़ना होगा। अब हमारा एक नया ठिकाना है, चलो। इतना कहते हुए सूरज ने नताशा का हाथ पकड़ा और अपने घर को आखिरी बार देखते हुए दोनों निकल गए। वृद्धाश्रम पहुंचने से सबने उनका स्वागत किया। सब उनके पास आकर
अपना परिचय दे रहे थे। सबने उनका नाम पूछा, क्या करते थे ये भी पूछा, किंतु यहाँ क्यों और कैसे आए किसी ने नहीं पूछा। किसी ने भी उनके घाव को कुरेदने की कोशिश नहीं की। वृद्धाश्रम में नताशा और सूरज वहां रहने वाले वृद्धों से बात कर रहे थे। उन्हीं में से एक वृद्ध दीनानाथ जी ने कहा, सूरज जी, यहाँ हम सब बड़े ही प्यार से मिलजुल कर रहते हैं। सुबह से शाम कैसे हो जाती है पता ही नहीं चलता। सभी की बातें सुनकर उन्हें सुकून मिल रहा था, लेकिन घर की याद आना स्वाभाविक ही था। जब वो अपने कमरे में गए तो देखा उनका कमरा साफ सुथरा व्यवस्थित था, जहाँ नित्य की ज़रूरत ही हर चीज़ मौजूद थी। उन्हें ये देखकर बहुत अच्छा लगा। उधर अर्पिता जब नहाकर बाहर निकली तो देखा सूरज और नताशा घर पर नहीं थे। वो सूटकेस भी नहीं थे जो नताशा ने तैयार किए थे। अर्पिता डर रही थी और सोच रही थी कि वो अरुण को क्या जवाब देगी। फिर उसे वो विचार आया कि उसने थोड़ी ही उन्हें इस घर से जाने के लिए कहा था। वो तो अपनी मर्जी से चले गए, इसमें उसकी भला क्या गलती। दूसरे दिन से ही वृद्धाश्रम में सूरज और नताशा की जीवन शैली एकदम बदल चुकी थी। सुबह सुबह सभी वृद्धों के साथ में योगा प्राणायाम करते, सब मिलकर साथ में नाश्ता करते, एक दूसरे का सुख दुख बांटते और सभी भूतकाल में मिले हुए गम को भूलकर वर्तमान का सुखी जीवन जीते थे। दोपहर का खाना, फिर आराम। उसके बाद कोई अपनी खुशी से बागवानी करता तो कोई वृक्षों को पानी देता और कुछ लोग बैठकर हंसी मजाक करते। यह सब रोज ऐसा ही चलता रहता। 5 दिन बाद अरुण जब घर लौटा और हमेशा की तरह अपनी माँ को आवाज़ देता हुआ सूरज और नताशा के कमरे में उनसे मिलने को गया, तब वो देखकर हैरान रह गया कि उसके माता पिता कमरे में नहीं हैं। उसने अर्पिता से पूछा, अर्पिता, इतनी रात को 11 बजे माँ और पापा कहाँ गए हैं? दिखाई नहीं दे रहे। सब ठीक तो है ना? अर्पिता रोने लगी। रोते हुए ही उसने कहा, मुझे नहीं पता वो कहाँ गए। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? कहाँ गए, कब गए ये तो नहीं मालूम, लेकिन जिस दिन तुम गए उसी दिन वे भी। तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? अब समझा। उस दिन माँ और पापा इतने उदास होकर मुझसे क्यों मिल रहे थे? उसने अर्पिता से पूछा। अर्पिता, क्या हुआ था? सच सच बताओ, क्या हुआ था? कुछ भी तो नहीं। मैंने उन्हें जाने के लिए थोड़ी ही कहा था। वो तो अपनी मर्जी से ही घर छोड़कर चले गए। अरुण के हाथ में पानी का भरा हुआ गिलास था, जो उसके हाथों से छूटकर नीचे गिर गया। उसने अर्पिता पर गुस्सा किया। भर गया तुम्हारा मन, पड़ गई तुम्हारे कलेजे में ठंडक। यही चाहती थी ना तुम। तुम्हारी वजह से आज मेरे माँ पापा ने ये घर छोड़ दिया है। जानती हो, जिस जमीन पर तुम अपने पाँव रख कर खड़ी हो ना अर्पिता, यहाँ मेरे पापा का खून पसीना लगा है, तब जाकर ये मकान बना है। मेरी माँ के संस्कार और उनकी तपस्या से ये मकान घर बना है। तुमने उसी घर से उन्हें चले जाने पर मजबूर कर दिया। अरुण ने आगे कहा, मैं तुम्हें तभी अचानक अर्पिता को वहीं खड़े खड़े उल्टी के उबके आने लगे और साथ ही चक्कर भी। यह देखते ही अरुण ने उसे संभाला और बाथरूम में उसे ले गया। वहां अर्पिता ने उल्टी की, फिर अरुण ने उसे बिस्तर पर लाकर लिटा दिया। अर्पिता की उल्टी करने से अरुण घबरा गया और उसने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन लगाकर उसे घर पर बुला लिया। तब पता चला कि अर्पिता माँ बनने वाली है। अरुण अब उसे इस परिस्थिति में और कुछ भी नहीं कह सकता था, बल्कि उसे अब डॉक्टर के कहे मुताबिक अर्पिता का बहुत ख्याल रखना था। उस रात भर अरुण बिस्तर पर करवटें बदल बदल कर सुबह का इंतज़ार करता रहा, ताकि सुबह होते से वो अपने माता पिता को ढूंढने निकल जाए। उधर सूरज और नताशा के घर छोड़कर जाने की खबर आग की लपट की तरह फैल गई।
इस खबर ने अर्पिता के घर पर भी दस्तक दे दी। अर्पिता के माता पिता अपनी बेटी की इस हरकत से बहुत शर्मिंदा थे। वे उससे नाराज भी थे। तभी उसके पापा का फोन आया। हेलो अर्पिता। हेलो पापा। अर्पिता, तुमने ये क्या कर डाला बेटा? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तभी उनकी मम्मी ने फ़ोन लेते हुए कहा, तुम्हें अपनी बेटी कहने में भी हमें शर्म आ रही है। धिक्कार है तुम पर। तुम्हें ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे हमने। तूने कहाँ से भर लिया अपने मन में इतना जहर की परिवार ही तोड़ डाला। छी। कहते हुए उन्होंने फ़ोन काट दिया। अर्पिता रोने के सिवा कर भी क्या सकती थी। दूसरे दिन सुबह होते ही अरुण ने सारे रिश्तेदारों से फ़ोन करके अपने माँ पापा के बारे में पूछा। कहीं से कुछ भी पता नहीं चलने के बाद उसने शहर के वृद्धाश्रमों की तरफ रुख किया। 2-3 वृद्धाश्रम देखने के बाद वो आसरा वृद्धाश्रम पहुंचा। अनुमति लेने के बाद वो उस बगीचे में पहुंचा जहां उसके माँ पापा टहल रहे थे। वहां सूरज और नताशा को देखकर वो दौड़कर उनके पास गया और नताशा के गले लगकर रोने लगा। रोते हुए उसने कहा, माँ पापा घर चलो। ये क्या किया आप लोगों ने? वो घर आपका है, मैं भी तो आपका ही हूँ। आप मुझे छोड़कर कैसे यहाँ रह सकते हो? नहीं बेटा, तुम्हें छोड़ा कहाँ है। तुम तो हर वक्त हमारे दिल के करीब ही रहते हो। तुम्हारे सिवाय हमारा इस दुनिया में है ही कौन? अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए नताशा ने कहा। सूरज ने कहा, बेटा हम सभी की भलाई इसी में है और हम दोनों यहाँ बहुत खुश हैं। कोई दुख तकलीफ कुछ भी नहीं है। वहाँ अर्पिता भी खुश होगी, सुकून के साथ रह सकेगी। नहीं पापा, मैं कुछ नहीं जानता। आपको मेरे साथ अभी और इसी वक्त घर चलना पड़ेगा। नहीं अरुण, अब हम वापस नहीं लौटेंगे। तुम जाओ। आते रहना, मिलते रहना और खुश रहना बेटा। अर्पिता को भी खुश रखना। शायद भगवान को यही मंजूर था और भाग्य में भी यही लिखा था। अरुण ने बहुत समझाया। उसके बहुत जिद करने पर सूरज के मुंह से अंततः निकल ही गया, बेटा मैं नताशा का दिन रात होता हुआ अपमान नहीं देख सकता। उसने बहुत कोशिश की किंतु सब कुछ ठीक नहीं कर पाई। वो हार गई अरुण। कहते हुए सूरज की आंखों से भी पानी बह निकला। अरुण उदास होकर खाली हाथ घर लौट आया। अर्पिता के ऊपर उसे बहुत गुस्सा था, लेकिन उसके प्रेग्नेंट होने के कारण वो उसे कुछ भी ना कह सकता था। अर्पिता को वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन उसकी इस हरकत ने अरुण का दिल तोड़ दिया था। अब उसके दिल में अर्पिता के लिए ना ही वो सम्मान था और ना ही उतना प्यार। अगर कुछ था तो वो था समझौता, ताकि उनकी आने वाली संतान को माता पिता दोनों का प्यार मिल सके। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। अरुण अपने माता पिता से मिलने हर दूसरे दिन वृद्धाश्रम जाता रहा। हमेशा कुछ न कुछ लेकर वो वहाँ पहुँच ही जाया करता था। अर्पिता की प्रेगनेंसी के दौरान तबीयत खराब रहने लगी। उसकी देखभाल करने के लिए अब घर में किसी का होना बहुत ज़रूरी था। अरुण को हमेशा शहर से बाहर टूर पर भी जाना होता था। एक दिन अर्पिता ने अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया। हेलो मम्मी। हेलो, हाँ बोलो अर्पिता। मम्मी, डॉक्टर ने कहा है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना चाहिए। क्या आप? नहीं अर्पिता, यहाँ तुम्हारी भाभी निधि भी तो प्रेग्नेंट है। मैं उसे छोड़कर कैसे आ सकती हूँ? इस समय मेरा उसके पास रहना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी अगर मैं वहाँ आ गई तो उसका मतलब तो यही होगा ना कि तुम्हारी इतनी बड़ी गलती के बाद भी मैं तुम्हारा साथ दे रही हूँ। तुम नताशा जी को वापस क्यों नहीं बुला लेती? अब समझ आ रहा है तुम्हें बड़े बुजुर्गों का साथ कितना मीठा और कितना ज़रूरी होता है। काश तुमने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया होता तो आज तुम्हें मुझे इस तरह नहीं बुलाना पड़ता। ये अर्पिता के मुंह पर पड़ा ऐसा तमाचा था जिसका घाव उसे अंदर तक छलनी कर रहा था।
वो कितनी अच्छी है मैं जानती हूँ। तुमने अरुण का भी दिल तोड़ दिया और उसे उसके ही माँ बाप से अलग कर दिया। अब भी तुम्हारे दिल में परिवर्तन आया हो। अगर तुम अपने किए पर शर्मिंदा हो तो जाओ और माफ़ी मांगकर अपने प्यारे सास ससुर को वापस घर पर लेकर आओ। मैं अगर वहाँ आऊँगी तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने अपनी बेटी के कारण ऐसे समय में बहू को अकेला छोड़ दिया। मैं नहीं आ पाऊँगी अर्पिता। पर मम्मा, वो कुछ और बोले इससे पहले शीला जी ने फ़ोन काट दिया। अर्पिता की आंखों में अपनी माँ का ऐसा जवाब सुनकर आंसू आ गए, क्योंकि उसने कभी भी ऐसी तो कल्पना ही नहीं की थी। आज उसे नताशा बहुत याद आ रही थी। कितना ख्याल रखती थी वो उसका। आज अर्पिता को अपनी गलती का एहसास होने के साथ ही साथ बड़े बुजुर्गों की घर में उपस्थिति की अहमियत भी पता चल रही थी। उधर नताशा और सूरज अपने मित्र मंडल के साथ बहुत खुश थे। धीरे धीरे उन्हें अपने घर की याद आना कम होते जा रहा था। अरुण शाम को ऑफिस से आया, तब उसने अर्पिता से पूछा, अर्पिता, तुम्हारी मम्मी को फ़ोन किया था, कब आ रही है वो? अर्पिता का चेहरा उतर गया। क्या हुआ अर्पिता, बोलती कुछ क्यों नहीं? अरुण, भाभी भी प्रेग्नेंट है ना, इसलिए मम्मी नहीं आ पाएंगी। उन्होंने कहा है ऐसे समय में उनका वहाँ रहना बहुत ज़रूरी है। और क्या कहा है उन्होंने, बताओ। उन्होंने कहा नताशा जी से माफ़ी मांगकर उन्हें घर वापस लेकर आओ। जो गलती कर चुकी हो उसे अब सुधारो। अरुण ने कहा, वाह वाह वाह, आज मेरी माँ की ज़रूरत आन पड़ी है। अपने स्वार्थ के लिए ही ना अर्पिता। स्वार्थ पूर्ति होने के बाद फिर क्या करोगी? फिर उन्हें मजबूर कर दोगी कि वो उनका ही ये घर छोड़कर फिर से चली जाएं। अरुण, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन अब मैं पछता रही हूँ। लेकिन अर्पिता, किस मुंह से मैं माँ पापा को लेने जाऊँ, ये कहकर कि अर्पिता प्रेग्नेंट है और हमें आपकी बहुत ज़रूरत है? ये मुझसे नहीं होगा अर्पिता। मैंने तो सोचा था हमारा छोटा सा परिवार है, सुख शांति से रहेंगे, लेकिन तुमसे वो भी ना हो पाया। इतना कहकर अरुण शांत होकर बैठ गया और कुछ सोचने लगा। अरुण एक दिन पहले ही टूर से वापस लौटा था और आज अपने लोकल ऑफिस से लौटकर आने के बाद नताशा और सूरज से मिलने वृद्धाश्रम जाने वाला था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी माँ से ये सब कैसे कह पाएगा। वो तुरंत ही उठकर खड़ा हो गया और अर्पिता से बोला, चलो कार में चलकर बैठो। अर्पिता बिना कुछ बोले चुपचाप उठकर कार में जाकर बैठ गई। वो दोनों चुपचाप थे। कार रोड का सीना चीरते हुए अपनी तीव्र गति से आगे बढ़ती जा रही थी। आश्रम वृद्धाश्रम पर जाकर उनकी कार रुकी। अरुण सीधे अंदर की तरफ जाने लगा। जाते हुए उसने अर्पिता से कहा, तुम आराम से धीरे धीरे चलकर आ जाओ। रिसेप्शन पर आकर अरुण ने रिसेप्शन पर बैठी लड़की दिव्या से कहा, दिव्या, मेरे माँ पापा को बुला दीजिए। अरुण जी, वो देखो, वे उस पेड़ के नीचे सबके साथ बैठे हैं, आप वहीं जाकर मिल लीजिए उनसे। अरुण और अर्पिता पेड़ के पास पहुँचे तो ज़ोर से खिलखिलाकर हंसने की और बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। अरुण ने अर्पिता से कहा, अर्पिता देखो, कैसे खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ आ रही है, माँ और पापा की, जो मैंने तुम्हारे आने के बाद घर पर कभी भी नहीं सुनी। हमेशा तनाव में ही दिखते थे दोनों। अब उनकी ये खुशी, उनके जीवन के ये सुकून के हंसते हुए पल मैं उनसे नहीं छीन सकता। मैं जानता हूँ अगर तुम्हारी प्रेगनेंसी की बात कहकर मैं उन्हें वापस घर बुला लूँगा तो वो खुशी खुशी लौट आएंगे। अपनी एक और जवाबदारी पूरी करने पर मैं स्वार्थी बनकर नहीं रह पाऊँगा। तुम्हें ये सब पहले सोचना चाहिए था।
मैं तो वो अभागा हूँ कि जिसके जीते जी उसके माँ पापा को वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा है। क्या पता भविष्य हमें भी यही दिन दिखाए, क्योंकि तुम भी तो अपने गर्भ में संतान लेकर बैठी हो। माँ बनने की तुम्हारी ये खुशी देखकर मुझे ये एहसास हो रहा है कि जब मैं माँ के गर्भ में रहा होऊंगा तब माँ भी कितनी खुश रही होंगी। उस समय उन्हें ये ख्याल भी नहीं रहा होगा कि उन्हें जीवन में ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे। अर्पिता निशब्द थी, लेकिन जो समय बीत चुका था उसे वापस लाकर सब कुछ ठीक कर देना अब असंभव था। नताशा और सूरज की नज़र जैसे ही अरुण और अर्पिता पर पड़ी, वो तुरंत ही उठकर आए। अर्पिता को देखकर खुश होते हुए नताशा ने कहा, अरे अर्पिता, तुम भी आई हो, कैसी हो बेटा? अर्पिता ने झुककर नताशा और सूरज के पांव छूते हुए कहा, माँ पापा, मुझे माफ कर दो। नताशा ने कहा, अर्पिता बेटा, हम लोग यहाँ बहुत खुश हैं और तुम दोनों भी बिना झगड़ा किए खुश रहना। जब भी इच्छा हो मिलने आ जाया करना। तुम आई बेटा तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद अरुण और अर्पिता वापस लौट गए। कार में बैठकर अर्पिता अपने दोनों हाथों को देख रही थी, जो उसे आज बिल्कुल खाली लग रहे थे। ना माँ बाप खुश थे, ना सास ससुर और ना ही जीवन साथी। वो अपने खाली हाथ लेकर जब वापस घर पहुंची, तब उसे अपना घर भी बिल्कुल खाली खाली लग रहा था, जिसे अगर वो चाहती तो रौनक और खुशियों से भर सकती थी, जो वो ना कर सकी। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।